अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। क्या आम आदमी के अब नवाले भी छीन लिए जाएंगे? आखिर कब तक अवाम इन माफियाज के रहमो करम पर रहेंगे? कब रोटी का वजन पूरा और कीमत कम होगी? से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। रोटी का वजन कम, कीमत ज्यादा, गरीब कब तक निवालों को तरसेंगे? अमीर शहर की आंखें कब खुलेंगी? कोई तो 2 वक्त की रोटी का जामिन होगा, लेकिन कौन? जरी मुल्क में गंदम का हसूल भी गरीब के लिए मसला बन गया। लगता है नान भाइयों की मनमानी गरीब के मुंह से निवाला छीन लेगी। रोटी का वजन कम और कीमत पहुंच से बाहर होने लगी। पेशावर में रोटी 10 से 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। आखिर कब और कैसे जान छूटेगी इस माफिया के चुंगल से? रावलपिंडी के नान भाइयों ने भी कल से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। नान भाई कहते हैं जब उन्हें गंदम और आटा ही महंगा मिलेगा तो वो कैसे आवाम को सस्ती रोटी फराहम कर सकते हैं? आखिर महंगा होता हुआ इस अनाज का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल जहनों में गर्दिश करने लगा। किसी भी जरी मुल्क में अजनास की ही किल्लत होने लगे तो शहरी कहाँ जाएंगे? जो गरीब रोटी नहीं खरीद सकते वो मार्केट्स में महंगे दामों बिकने वाली सब्जियां और फल कैसे खरीदेंगे? हुकूमत माफिया के सामने बेबस और मजबूर नजर आने लगे। पेशावर में नान भाइयों ने रोटी की कीमत 10 रुपए से 20 रुपए करने का ऐलान कर दिया। नान भाइयों ने जवाब पेश किया कि हमें आटा महंगा मिल रहा है, इसलिए रोटी महंगी कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि जब रोटी का वजन कम तो कीमत क्यों ज्यादा है? पेशावर में नान भाइयों की मनमानियां, रोटी की कीमत 10 रुपए से 20 रुपए करने का ऐलान। आवाम की जानिब से सवाल कि रोटी का वजन कम तो कीमत ज्यादा क्यों? नान भाइयों का मौक़िफ़ कि आटा इतना महंगा, हम रोटी सस्ती क्यों दें? पेशावर में नान भाइयों ने एहतजाज करने की कॉल दे दी। कल पूरे पेशावर में एहतजाज किया जाएगा। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में जो आटा है उसकी कीमत जो है वो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ पे शहरी परेशान है, दूसरी जानिब जो ननबाई हजरात हैं वो भी काफी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त एक ननबाई की दुकान पे मौजूद हूँ, रोटी वाली दुकान पे मौजूद हूँ। हमारे साथ ननबाई मौजूद है, हम उनसे ही जानते हैं कि वो उनको क्या मुश्किलात हैं, वो क्या कहते हैं इस सवाल से। अच्छा सर, क्या कहेंगे आपको क्या मुश्किलात है, किस वजूहात है, क्या कहेंगे इस सवाल से? जी मैं तो ये कहूँगा कि 4 से 5 महीने हो गए हैं, जबकि हमारी ये फैन की बोरी, आटे की बोरी 4000 रुपए की थी, या अब 6000 से ऊपर सजावट कर गई है। तो हमें ना हुकूमत इंतजामियों के साथ मिलते हैं और ना हमें वजन देते हैं, टाल मटोले करते हैं। और कल हमारा बरोज़े पीर मुकम्मल भरपूर एहतजाज होगा। अगर एहतजाज में हुकूमत ने न सुना तो उसके बाद कुछ और सोच करेंगे। अभी हमारे इतना नुकसान है, सामन के महीने को देखो, और यहाँ हर ननबाई को ड्रिप लगती है, बीमार होता है इस गर्म आग पर, और मजदूरी नहीं है, दिन पर दिन तवान करते हैं, और ना ही हमें कुछ रिलीफ मिलता है, ना हमें कोटे का कहते हैं, ना हमें रेट देते हैं इधर उधर। तो हमने कुछ तो करना है, जबकि हर दुकान में से हम 2-3 मजदूरों को निकालते हैं दिन पर दिन, ये तवान पूरा करने के लिए, ये आटे की कीमत पूरा करने के लिए। तो वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। हर दुकान, पेशावर में 4000 दुकान है, ये कम से कम 10,000 मजदूर बेरोजगार इस महंगाई की वजह। जब क्या दुकानदार क्या करे, ननबाई क्या करे, वो आटे के पूरे करे कि मजदूर की दिहाड़ी दे। तो ये बात है। और कल बरोज़ पीर 9:30 बजे हमारा असम्बली हाल यानी हाई कोर्ट और असम्बली हाल तक एहतजाज होगा, यहाँ से मीनार चौक से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने ननबाई की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हमने जो इंतजामिया है उसके साथ जो मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, लेकिन जो इंतजामिया है वो मुज़ाकरात नहीं कर पा रही। जो आटे का रेट है, जो रोटी का रेट है वो नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये इन्होंने भी जो है कल अंदिया दे दिया है कि हम असम्बली चौक तक जो है वो केपी असम्बली तक जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर है, ताकि हमारी भी सुनवाई हो सके, जबकि इंतजामिया जो है वो इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। महमूद आप पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में भी रोटी और नान का बहरान सर उठाने लगा। नान भाई एसोसिएशन ने कल शटर डाउन एहतजाज की कॉल दे दी।
نان بھائیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آٹا سستا نہ کیا تو کل تندور بند رکھے جائیں گے اور ڈی چوک کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں سہیل راجہ سے۔ جی سہیل، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، نان بھائی ایسوسی ایشن نے کل جو ہے شہر بھر میں شٹر ڈاؤن احتجاج کی کال کی دھمکی دے دی ہے اور کل جو ہے ڈی چوک پر دھرنا دیا جائے گا۔ تندور مالکان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی سیاسی نہیں ہے، نہ ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت ہے، ہم نان اور تندور پر کام کرنے والے مزدور ہیں۔ 85 کلو کی جو بوری ہے اس کا وزن کم کر کے 80 کلو کر دیا گیا، اور جبکہ میدا اور فائن کی جو بوری کی قیمت میں 2500 سے 2800 روپے اضافہ اب تک ہو چکا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ آٹے اور میدے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر جو ہے ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ہم راولپنڈی شہر میں بات کریں تو راولپنڈی شہر میں دو مقامات پر جو ہے وہ کئی مقامات پر جو ہے وہ روٹی کے منمانے ریٹ ہیں۔ کئی مقامات پر خمیری روٹی 12 روپے کی فروخت ہو رہی ہے اور کئی مقامات پہ خمیری روٹی جو 15 روپے میں، اسی طرح نان بھی جو ہے 12 سے 18 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم لیکن ڈی سی راولپنڈی نے جو ہے ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے نان بھائی ایسوسی ایشن کو، اور جو روٹی کا وزن کم کر کے جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے بڑھا دی گئی ہے۔ نان بھائی ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران ہیں ان کا کہنا ہے آٹے کا تھیلا 750 روپے کا تھا، اب اس کو 860 کا کر دیا، اور جو فائن آٹا ہے اس کی ریٹ کی قیمت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ بوری پر 1000 روپے بڑھایا، حکومت نے مافیا کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہم نے جو مزدور جو ہے نکال کر اپنے بچوں کو ہم جو ہے وہاں پہ اس پہ تندوروں پہ کھڑا کر رہے ہیں، ان کے اسکول چھڑوا دیے ہیں کیونکہ مزدوری جو ہے وہ ہمیں بچ جائے، لیکن سرکاری کوٹے سے آٹا غائب کر دیا گیا ہے۔ مل مافیا حکومت کا گھر جوڑ آٹے کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کر رہا۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ کیے سنے تو کل جو ہے ڈی چوک پر ہم دھرنا دیں گے۔ جی صحیح، بہت شکریہ سہیل راجہ۔ شہر اقتدار میں بھی آٹا مافیا اور منافع خوروں کی منمانیوں کے باعث نان بائی منمانی پر اتر آئے ہیں۔ اسلام آباد میں نان بائیوں نے روٹی کا وزن کم کر دیا۔ پتیری روٹی 8 کی بجائے 10 اور خمیری روٹی 12 کی بجائے 15 اور کلچا نان 18 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ مزید جانیں گے اسلم کھوگر سے۔ جی اسلم۔ جی بالکل، اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد میں بھی جو روٹی اور نان کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جو پتیری روٹی تھی پہلے وہ 8 روپے کی ملتی تھی، اب 10 روپے کی۔ خمیری روٹی جو ہے وہ 12 سے 15 روپے کی ہو گئی ہے، جو کلچا ہے وہ 18 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک تندور پر، ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور اس سے پہلے یہاں پہ جو لوگ ہیں جو روٹی خریدتے ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ روٹی مہنگی کر دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اور تندوروں پہ اب جو ریٹ ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سر تندوروں پہ ریٹ جو بڑھے ہیں وہ اس وجہ سے بڑھے ہیں کہ ان کو جب گندم مہنگی ملے گی اس وقت ان کو ریٹ مہنگا ملے گا، تو یہ آگے سے یا ظاہری بات ہے آٹا مہنگا ملے گا تو روٹی مہنگی بیچیں گے، یہ جیب میں سے تو نہیں ڈال کے دے سکتے نا۔ اس لیے حکومت کا کام ہے کہ ان کو سبسڈی دے، اس پہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتے تاکہ یہ روٹی سستی دے، ورنہ یہ ان کے صاف ہی نہ کہے کہ یہ تندور بند کرے اور گھر چلے جائیں۔ یہ غریب آدمی پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے، مزدوری کر رہے ہیں، مگر آپ یہ اگر کہیں کہ ہم اس تندور کے خلاف ایکشن لے تو آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ نہیں لے سکتے کیونکہ انتظامیہ جو ریٹ دے گی انہوں نے اس ریٹ کے اوپر اپنا جائز منافع رکھ کے لینا۔ ہاں اگر یہ ناجائز لے رہے ہوں منافع تو اس میں آپ ان کو بالکل گرفتار کر سکتے ہیں ہر چیز میں۔ جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ ہمارے ساتھ تندور والے بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر جی آپ نے ریٹ بڑھا دیے ہیں پہلے سے، وجہ کیا ہے؟ سر یہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، پہلے ہمیں بوری جو تھی وہ ملتی تھی 4500 روپے کی فین آٹے کی، ابھی جو وہ مل رہی ہے ہمیں 6000 روپے، 1500 روپے فی بوری کے ساتھ ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے ہم نے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ اچھا کتنا ریٹ بڑھا ہے ہمیں یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ روٹی میں اور نان اور جو پراٹھا ہوتا ہے؟ پتیلی روٹی جو پہلے 8 کی تھی ابھی 10 کی ہو گئی ہے، نان 12 کے بجائے 15 روپے کو ہو گیا ہے، 3 روپے نان کے ساتھ اور 2 روپے پتیلی کے ساتھ بڑھ گئے ہیں۔ پراٹھا 30 روپے کا، پہلے 25 کا تھا اب 30 کا ہو گیا۔ جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ تندور والے کا یہ کہنا ہے کہ جو آٹا انہیں ملتا ہے اب وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو جو ہے روٹی بھی مہنگی بیچنی پڑ رہی ہے، گیس کا اس میں خرچہ ہوتا ہے، جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا خرچہ ہوتا ہے، اور پھر آٹا اگر جب مہنگا ہو جاتا ہے تو ان کو بھی مجبوری ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے اس طرف توجہ دے اور خاص طور پر سبسڈی دے تاکہ لوگوں کو جو روٹی ہے وہ سستے داموں مل سکے اور وہ اچھے طریقے سے جو اپنی زندگی اسلم کھوکر آپ راولپنڈی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی میں پستے عوام مزید آزمائش میں پڑ گئے۔ ایل پی جی کی ملک میں شدید قلت پیدا ہوتے ہی قیمتیں بھی 2 گنا ہو چکی ہیں۔ گھریلو سلنڈر 60 روپے مہنگا ہو گیا، جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا اس رپورٹ میں جانیے۔ عوام ابھی کورونا اور مہنگائی کے امتحان سے پوری طرح نکل نہ پائی کہ ایک اور مشکل آن پڑی۔ ادھر ایل پی جی کی قلت سے بحران پیدا ہوا، ادھر منافع خوروں اور مہنگائی مافیا نے راتوں رات قیمتیں بڑھا دی۔ تفتان بارڈر سے سپلائی بند ہونے کے باعث
LPG की कीमतों को पर लग गए। LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा हो गया। नए इजाफे के बाद LPG की कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। LPG की कीमतों में इजाफे का सबब तफ्तान बॉर्डर से गैस की सप्लाई बंद होना बताया जा रहा है। वजह कुछ भी हो, ये बात तय है कि कीमत आवाम को ही चुकाना पड़ेगी। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहर इक़्तिदार में महंगाई कम होने की बजाय बढ़ने लगी है। इस्लामाबाद में आलू 80 रुपए, प्याज 60, टमाटर 90 रुपए फी किलो बिक रहे हैं। शहरी कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हैं, कोई रिलीफ नहीं। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। महंगाई कब मिलेगा रिलीफ, अवाम की दुआई। सब्जियां, फल, आटा, चीनी समेत हर चीज की कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आलू जो चंद दिन कबल 40 से 50 रुपए किलो था, अब 80 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर जो 50 रुपए किलो था, अब 100 रुपए फी किलो बिक रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने वादे किए पर पूरे नहीं हुए। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां लिस्टें थमाकर दोबारा चेक एंड बैलेंस नहीं रखती। 80% महंगाई बढ़ी है। जो चीज़ है, पहले टमाटर 40 के मिल रहे थे, अभी 90, 100, 120। ये पिछले दिनों में तो 120 से ऊपर बढ़ गए थे, अभी तो 90 पे आए हैं। महंगाई काफ़ी बढ़ी है। और उनसे क्या अपील करनी है जी, बस ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर दें। शहरियों का मजीद कहना था कि वफाकी दारुल हुकूमत में रेट लिस्टें होने के बावजूद दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। हुकूमत अपने वादे पूरे करे, आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। उधर लाहौर में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। आम बाजारों में सब्जियों और फलों की लेट लिस्ट की बजाय इजाफी कीमतों पर फरोख्त खुल्लम खुल्ला जारी है। टमाटर, आलू, प्याज और लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। शहरियों का इस पर क्या कहना है, जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो वो बढ़ती जा रही है। महंगाई अपनी जगह, लेकिन जो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों की फरोख्त है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। जो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों की प्राइस दर्ज की गई है, उसके मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी नहीं बनाया जा सका। प्याज की बात करें, प्याज का रेट तो 30 से 34 रुपये लिखा गया है, लेकिन 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। उसके अलावा टमाटर का रेट 80 से 85 रुपये दर्ज है, लेकिन उसके अलावा 100 से 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो टमाटर दोम है उसका रेट जो है वो 70 रुपये है, लेकिन वो भी 100 से 120 रुपये में किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन देसी की बात करें 170 रुपये दर्ज है, लेकिन 200 से 250 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना की बात करें तो जो 440 रुपये रेट है, लेकिन वो 500 से 550 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जो खीरा है वो 55 रुपये किलो का रेट है, और गुज़श्ता रोज़ भी 55 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन आज 55 रुपये दर्ज है। उसके बावजूद 100 से 120 रुपये किलो में खीरे की फ़रोख्त इस वक्त की जा रही है। और करेले की बात करें तो करेले का जो रेट है वो 32 रुपये किलो तो दर्ज किया गया है, लेकिन वो भी 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें आलू की, ये आलू है आप देख सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा गोश्त में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो आलू है उसकी प्राइस जो है 60 रुपये किलो तो दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो 70 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। इजलाल हैदर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। क्या अब कराची वालों की किस्मत बदलेगी? शहर कायद के वासियों की दुआएं सुन ली गई। शहर की किस्मत बदलने के लिए तीनों बड़ी सियासी जमातों ने एका कर लिया। मामलात तय करने के लिए तवील बैठक भी लगा ली। में अवामी नुमाइंदगान अवाम को मुश्किलात के दलदल से निकालने के लिए एक पेज पर आ गए। कराची शहरियों की सुनवाई हो गई। तीनों बड़ी सियासी जमातों MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कराची के तमाम मसाइल हल करने के लिए एक हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के नुमाइंदगान का कई घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध सईद गनी, नासिर शाह ने शिरकत की। असद उमर, अली जैदी और वसीम अख्तर भी इजलास में मौजूद थे। कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों ने इख्तलाफात खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। कराची वालों को मसाइल से निजात दिलाने का मिशन बड़े मामले पर बड़ी सोच विचार हुई। टास्क मिलने के बाद वजारत कानून ने काम शुरू कर दिया। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची को इस वक्त बड़े बड़े मसाइल का सामना है, जिसमें बारिश के बाद पानी की निकासी का मसला सरे फहरिस्त है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर, बिजली की लोड शेडिंग, खस्ता हाल सड़कें, पीने का साफ पानी,
इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और दीगर मामलात हल तलब हैं, मगर अब मायूसी में डूबे शहरियों के लिए उम्मीद की नई किरण जाग गई है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची के मसाइल के हल के लिए सियासी इत्तेहाद का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद और इत्तफाक खुशाइंद है। ये इत्तेहाद कराची की तामीर और तरक्की में संग मील साबित होगा। सिंध हुकूमत हर इस जमात को खुशामदीद कहेगी जो कराची की तरक्की में किरदार अदा करे। कराची वालों की किस्मत में वही गंदगी के ढेर, मलेर कालाबोट में आम शाहरा के किनारे कचरे के ढेर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। ताफून और बदबू से वहां से गुजरना मुहाल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अता हुसैन से। अता, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी देखें, बिल्कुल कराची में बल्दियाती इदारों की नाअहली के बायस जो है जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, सीवरेज का निज़ाम धरम बरम है। बारिशों के बाद जो शहर की सूरत हाल है, शहर का नक्शा ही तब्दील हुआ है। मैं इस वक्त मलिक काला बोर्ड के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन असगर यहाँ पे आपको दिखाए कि ये मलिक काला बोर्ड की सड़क है। इस सड़क के ऊपर कचरे का इस कदर अंबार है और साथ में नाला है, नाला भी कचरे से भरा हुआ है। इस कचरे के अंबार के बायस जो है ये सड़क जो है मुकम्मल तौर पे बंद हो गई है। यहाँ पे ना तो कोई गाड़ी आ सकती है ना तो जा सकती है। लोग जो है वन वे का रूट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस कचरे से जो है वो बच सके। इस कचरे के बायस जो है इलाके में ताफुन फैल रहा है, लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। यहाँ के शहरियों से हमारी बात हुई, यहाँ के मकीनों से, तो उनका यही कहना था बार हाँ यहाँ पे कंप्लेनें की मगर बल्दियाती इदारों की जानिब से यहाँ पे अब तक कोई सफाई नहीं की गई है। इस कचरे के बायस जो है मजीद जो वैसी कोरोना है, कोरोना से जो लोग एहतियात कर रहे हैं मगर इस कचरे के बायस जो है मजीद जो है बीमारियां फैलने का भी खदशा बताया जाता है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। के इलेक्ट्रिक के कौल फेल में खुला तजाद, रात गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने के ऐलान का भी पास न रख सकी। कोरंगी में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, 8 घंटे बाद भी बिजली गायब है। अवाम का कहना है कि अगर के इलेक्ट्रिक अदालतों की नहीं मानती तो किसकी मानेगी। के इलेक्ट्रिक के कॉल और फेल में खुला तजाद, रात गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने के ऐलान का भी पास ना रख सकी। कोरंगी में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, 8 घंटे बाद भी बिजली गायब है। अवाम का कहना है कि अगर के इलेक्ट्रिक अदालतों की नहीं मानती तो किसकी मानेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सऊदी अरब जाएंगे। ये दौरा सिफारती ताल्लुकात में पड़ने वाली दरारों के खात्मे के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। चीफ का दौरा सऊदी अरब, क्या तबादला ख्याल होगा? सब मुंतजर, अफवाहें दम तोड़ेंगी, दरारें भरी जाएंगी। सफारती जराये ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सऊदी अरब के दौरे की तस्दीक कर दी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी हमरा होंगे। आर्मी चीफ अपने दौरे के दौरान खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकाम से कश्मीर और अफगानिस्तान समेत फौजी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। DGISPR ने कहा था कि ये दौरा पहले से तयशुदा है जिसमें बुनियादी तौर पर फौजी उमूर पर बातचीत की जाएगी। सिपह सलार मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आईनी इल्हाक को 1 साल गुजर जाने के बाद की सूरत हाल और भारतीय फौज की जुल्म और बर्बरियत से सऊदी हुकाम को आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह दौरा सिफारती ताल्लुकात में पड़ने वाली दरारों के खात्मे के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। सिफारतकारी से मुताल्लिक फैली तमाम अफवाहें दम तोड़ेंगी। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एक और सबूत सामने आ गया। पंजाब के इलाके गुजरखान में हसास इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक और जासूस को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने एक और भारतीय खुफिया एजेंसी के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। हसास इदारों की जानिब से गुजरखान में बड़ी कार्रवाई की गई। खुफिया कार्रवाई के दौरान भारतीय एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल के अहम कारिंदे को अहले खाना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद जलाल समेत गिरफ्तार दीगर अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। कार्रवाई में पंजाब कमांडर एलीट फोर्स, कश्मीर पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने भी हिस्सा लिया। नैब लाहौर का सियासी शख्सियात के गिर्द घेरा तंग। नैब लाहौर ने कल को 4 बड़े अफराद को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील सदीकी को शराब लाइसेंस केस में तलबी की गई है, जबकि नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में
तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ के एमपीए गजनफर अब्बास ठीना आमदन से जायद सस्ताजात केस में तलब। साबिक एमपीए मोहसिन लतीफ को औकाफ अराजी केस में तलब किया गया है। नैब लाहौर का सियासी शख्सियात के गिर्द घेरा तंग। नैब लाहौर ने कल 4 बड़े अफराद को तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील सदीकी की शराब लाइसेंस केस में तलबी की गई है। तोशा खाना केस में आसिफ अली जरदारी कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। अदालत ने साबिक सदर के इस्तस्ना की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। नायब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर रखा है। रेफरेंस में मज़कूरा बाला तीनों अफराद को मुलजिम नामजद किया है और उन पर तोशाखाना से गाड़ियां हासिल करने का इल्जाम लगाया गया है। रेफरेंस के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की, जिनकी सिर्फ 15% अदायगी भी अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने की। एहतसाब अदालत ने 30 जून को आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद की थी। इसी रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ को मफरूर करार दे रखा है। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नाकिस तामीर का एक बार फिर पोल खुल गया। एक दिन कबल होने वाली बारिश से सीलिंग नीचे जा गिरी। इंटरनेशनल डिपार्चर और डोमेस्टिक डिपार्चर की सीलिंग गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सीलिंग गिरते ही बारिश का पानी भी लाउंजेस में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सीलिंग की टाइलों का ढेर लग गया। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम। जी, इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है वो उसकी जो नाकिस तामीर का एक बार फिर पोल खुल गया और गुज़िश्ता रोज जो इस्लामाबाद में बारिश हुई थी उसके बाद उसकी जो सीलिंग है वो नीचे गिरना शुरू होती है। बारिश के बाद जो बारिश का पानी था ऊपर इकट्ठा हो गया और छत पे नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से जब पानी ऊपर जमा हुआ तो उसके बाद पानी का दबाव की वजह से जो सीलिंग थी वो गिर गई है। और ये जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिपार्चर है वहां से देखा जा सकता है जो वीडियो है उसमें कि जो बारिश का पानी है उसकी वजह से सीलिंग गिरती है और उसके बाद जो पानी है बारिश का वो सारा जो है वो ग्राउंड में जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये भी बताना चलूँ कि सीलिंग जो की गई थी उसकी काफी ज्यादा तादाद में जो टाइलें हैं वो नीचे गिर गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो नाकिस तमीरात की जो इंक्वायरी है वो भी 2 साल से जारी है, क्योंकि इससे पहले भी देखने में आया कि जो लिफ्ट का जगह थी या जो ऊपर जाने की सीढ़ियां थी वो इलेक्ट्रिक सीढ़ियां वो कभी खराब हो जाती थी, तो कभी बारिश की वजह से कहीं से छत जो है। बहुत शुक्रिया असलम खोकर, आप अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में खुला गटर एक और नन्ही जान ले गया। नन्ही मलाइका घर से चीज लेने दुकान गई लेकिन वापस ना लौटी। हैदराबाद में मुताल्लिका इदारों की मुजरिमाना लापरवाही ने एक और मासूम की जान ले ली। प्रिटाबाद महाजिर मस्जिद के करीब 6 साला मलाइका खुले गटर में गिर गई। अहले मोहल्ला की कोशिश के बावजूद बच्ची को बरवक्त गटर से नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस पानी बच्ची के पेट में भर गया। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां बच्ची जां भर न हो सकी। इससे कबल भी इसी किस्म के वाकयात में मासूम बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन अवामी खिदमत के दावेदार मुतल्लका इदारों और मुंतखब नुमाइंदगान के कान पर जूं तक नहीं रेंगते। हुकूमत का पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले में कितने लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जानिए इस रिपोर्ट में। इंसदाद पोलियो का एक कतरा आपके बच्चों का पूरी जिंदगी महफूज बनाने का जरिया है। मुल्क में फिर इंसदाद पोलियो का मिशन शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पंजाब और सिंध में भी मुहिम जारी है। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से पोलियो मुहिम का आगाज होगा। तर्जमान इंसदाद पोलियो मुहिम के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर अजला में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और 6 से 59 माह के बच्चों को विटामिन ए भी दी जाएगी। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। हुकूमत अपना फर्ज पूरा कर रही है। वालिदैन को भी चाहिए कि पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएं और माजूरी से छुटकारा दिलाएं। भारत में खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ गई। सिख रहनुमाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। खालिस्तान रहनुमाओं का कहना है कि गुलामी से निजात के बाद दूसरी गुलामी में फंस गए। जो वादे किए गए उन्हें निभाया नहीं गया, अब खालिस्तान बना कर रहेंगे। कश्मीर के बाद भारत में खालिस्तान तहरीक के हक में सिखों ने खुलकर बगावत शुरू कर दी। भारत में बच्चा बच्चा खालिस्तान के नारे लगा रहा है।
अमृतसर में सिखों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आजादी का मुतालबा करते बैनर्स थामे जोशीले पंजाबियों ने खूब नारेबाजी की। भारतीय पंजाब के जिला मोगा में 15 अगस्त को डीसी ऑफिस खालिस्तान का परचम लहराया गया। खालिस्तान के हामियों ने भारतीय यौम आजादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने कहा, मोदी सरकार ताकत के जरिए इनकी तहरीक को दबा नहीं सकती। एक गुलामी के बाद दूसरी गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। एक गुलामी तो बाद दूजी गुलामी दे विच फस गए। जेड़े वादे करके सानू नाल जोड़िया गया सी, वो वादियां तो मुकर गई इंडियन लीडरशिप। मुकरन तो बाद जदों असीं उस दे खिलाफ आवाज़ उठाई, स्ट्रगल की, चाहे वो साडियां डेमोक्रेटिक स्ट्रगल सी या पंजाबी सूबे नूं लैके धर्मयुद्ध मोर्चे नूं लैके, ते इन्हां ने इंडिया ने अपनी माइट दे नाल, ताकत दे नाल, टैंकां तोपां दे नाल साडी उस जिहड़ी पंजाब प्रॉब्लम सी या साडे हक सीगे उस नूं दबाया, कुचलिया। लंदन में खालिस्तान के लिए सिख रहनुमाओं ने भारतीय हाई कमीशन के साथ खालिस्तान का परचम लहराया। खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं का कहना था कि अब न सिर्फ खालिस्तान बनेगा बल्कि इनकी जदोजहद से कश्मीरियों को भी आजादी मिलेगी। वो कश्मीरियों की जदोजहद आजादी में इनकी शाना बशाना खड़े हैं। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि जब गांव देहात आबाद थे तो मोहल्ले भर की रोटियां बहुत कम मुआवजे में मिल जाया करती थीं। जब से देहात वीरान हुए तो तनूर की हसीन रिवायत भी दम तोड़ गई। ताहम जिसे अम्मा अजीज आज भी इस कदीम रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद पार्टी। ये उन दिनों की बात है जब देहात के गांव आबाद थे और जहां मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हुनरमंदों का एक एक घराना भी मौजूद होता, जो अहले मोहल्ला के लोगों के जरूरतन काम आता। इन्हीं में से एक घर दाई का भी होता था, जो इलाका भर में बच्चों की पैदाइश के वक्त डॉक्टरनी का काम करती और आम दिनों में मोहल्ले भर की अपने तंदूर पर थोड़े से आटे की एवज रोटियां लगाती। जहां मोहल्ले की खवातीन इकट्ठी होकर दुख सुख बांटा करती और रोटियां पकवा कर घर की राह लेती। जब से देहात के लोगों ने शहरों का रुख किया तो देहात की कई दीगर हसीन रिवायत के साथ तंदूर की ये रिवायत भी दम तोड़ गई और देहात वीराने का मंजर पेश करने लगे हैं। ताहम अम्मा अजीज ने शहर के एक कोने में आज भी इस रिवायत को जिंदा रखा हुआ है और छप्पर होटल के नाम से इंतहाई कम पैसों में अहले मोहल्ला और मुसाफिरों को खाना खिलाती हैं, जिसका जायका बिल्कुल घर के माहौल जैसा होता है। अम्मा अजीज अपने तंदूर से एक वक्त में 2 काम लेती हैं। तंदूर गर्म करते वक्त उसी आग पर पहले सालन तैयार कर लेती हैं और फिर रोटियां पका लेती हैं। दोपहर होते ही ग्राहकों का रश लग जाता है, जहां मुसाफिर इंतहाई कम पैसों में पेट भर के खाना खाते हैं और अहले मोहल्ला घर के लिए सालन और रोटियां पार्सल ले जाते हैं। अम्मा अजीज का कहना है कि मेरी रोटी और होटल की रोटी में वाज़े फर्क है। साडी रोटी तो होटल का ये फर्क है, साडा एक मशीन का आटा बेच होया, नीरा मैदा नहीं पकना, ते नाले ये पानी वाली रोटी है, वो खुश्की वाली रोटी है, ओदा कितना फर्क है। ये मैं गद्दी नाल नहीं लाउनी, हाथ नाल लाउनी। जिसमें उनका कहना था कि मेरी रोटी वजन और ग़िज़ाइयत के एतबार से होटल की निस्बत मेयारी होती है, ताहम मेरा ये काम इंतहाई मुशक्कत तलब है जो सिर्फ गर्मी के दिनों में होता है, बाकी पूरा साल बेकार घर में बैठकर गुजारना पड़ता है। अम्मा अजीज का कहना है कि मैं दिल की मरीजा हूँ और अपनी कमाई से अपनी बीमारी का इलाज कराने की सकत नहीं रखती। मैं तंदूर से 40 साल हो गया बैठी, जवानी आई बुढ़ेपा की बैठी हूँ, मुश्किल तो मुश्किल काम ई है। हूँ इस दिल की मरीज हाँ, 7 साल हो गए, तो मैं कितों इलाज करा। हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि मेरा इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाए ताकि मैं तंदूर की दम तोड़ती रिवायत को जिंदा रख सकूँ। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। कच्चाखू के इलाके मखदूमपुर में कदीम रिवायात को जिंदा रखने के लिए घोड़ा डांस का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात। चहू के नवा इलाका मखदूमपुर में पौड़ बरादरी के चश्म चराग कमर जबान की जानिब से जश्न आजादी घोड़ा डांस फ्लड लाइट का इनकाद किया गया।
जिसमें पंजाब के 60 मशहूर घोड़ों के दरमियान ढोल की ताप पर डांस के मुकाबले हुए। पंजाब के मशहूर सकाफती खेल घोड़ा डांस, झूमर नाच, लंगोरी और धमाल का कमाल दिखाया गया। घोड़ों का ढोल की थाप पर डांस देखकर शुरका दंग रह गए। 6 घंटे जारी रहने वाले मुकाबलों में सैयद जवाहर हुसैन शाह के घोड़ा गुलामी मोहम्मद ने पहली पोजीशन, मियां नूर सुमान काठिया के घोड़ा प्रिंस ने दूसरी पोजीशन, मार अजमल सिपरा के घोड़े अशल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इन मुकाबलों को देखने के लिए इलाका भर से शौकीन लुत्फानंदोज और तालियों से दाद देते रहे। ट्रेनर का कहना था, इस शौक में तकरीबन हमें 1.5 माह हुआ है, हम आए हैं, अभी ये नया है इस मामले में, लेकिन अल्लाह पाक के करम से, पंजतन पाक के करम से ये इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अच्छा चलेगा, हमें खुशी होगी। घोड़ा डांस एक सकाफती खेल होने के साथ साथ महंगा और खूबसूरत खेल है जिसको पंजाब के लोगों ने बरकरार रखा हुआ है। कैमरा टीम के साथ उमर अयाद सऊ, सच न्यूज, कच्चापू। फन कव्वाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराने वाले मारूफ कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 23वीं बरसी मनाई जा रही है। मुनफरिद लहजे के कव्वाल और मौसीकार उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने सैकड़ों की तादाद में इंतहाई खूबसूरत और यादगार गजलें, कव्वालियां और गीत पेश किए। साजो आवाज से नुसरत फतेह अली की रूह और दिल की के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।